अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास का पूर्वालोकन का थ्योरी सेक्शन। इसमें हम लोग पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू भी साथ में लगाएंगे फुल डिस्कशन के साथ। तो चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ भी वो उठा सकें। पूर्वालोकन घटना चक्र सीरीज से थ्योरी सेक्शन शुरू हो रहा है जो कि यूट्यूब चैनल पर पहली बार है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण की। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत कब से हुई? तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का जो कि सऊदी अरब में स्थित है, यहाँ लगभग 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो कि हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म इनका? 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी अवस्थित है सऊदी अरब में। इसी कारण से इस स्थान पर मुस्लिम अनुयायियों की पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। इनकी मृत्यु जो है, हजरत मोहम्मद की जो मृत्यु ही थी वो 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ऋग्वेद में यह उल्लेखित है कि भरत कबीले के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानी ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले हिंदुस्तान कहकर संबोधित करने वाला ईरानी था तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था और यूनानियों द्वारा इसे इंडिया कहा गया है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब के द्वारा किया गया। ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया, यूनानियों के द्वारा इंडिया शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया। ये सभी पॉइंट आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी अरब आक्रमण भारत पर हुए थे, लेकिन वो आज तक सफल इसके पहले नहीं हुए थे। पहली बार 712 ईस्वी में जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में लड़ा गया था, यही भारत पर सफल आक्रमण था। इराक के हकीम अल हिजाज मोहम्मद बिन कासिस के नेतृत्व में तत्कालिक जो वहाँ के गवर्नर थे इराक के, वो थे अल हजाज। हकीम अल हिजाज जो थे इराक के गवर्नर थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने आदेश दिया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरब ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। अगर बात करें उस समय सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा और अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए किस ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है तो वो है चचनामा ग्रंथ। एक एक पॉइंट को अच्छे से। अब है गजनवी वंश। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का संस्थापक जो था अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। गजनी नाम को एक और वंश के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है यामनी वंश। अब अगर बात की जाए इसकी गजनी वंश के संस्थापक की तो अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन जो था गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासन बना।
मोहम्मद 998 ईस्वी में जो था महमूद गजनी का शासक बना। सर हेनरी इलियट, याद रखिएगा, सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किए। कुछ आक्रमण उसके महत्वपूर्ण हैं जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे बात पहले करें भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी के शासनकाल में महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1026 ईस्वी में 1000 से लेकर 1026 ईस्वी तक मोहम्मद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। इस बार में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था उसका था 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटना। मोहम्मद गजनवी को चंदेल पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। महमूद गजनवी के चंदेल का प्रथम आक्रमण जो था 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश के शासक जो थे विद्याधर था, जो अपने वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ये अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 1999 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिलाह ने महमूद गजनवी को यमीन उद्दौला तथा अमीन उल मिलाह की उपाधि प्रदान की। याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी को जो है खलीफा उल कादिर बिलाह या यामनी उद्दौला अमीन उल मिल्लाह की उपाधि जो है बगदाद के खलीफा जो थे कादिर बिल्लाह ने दिया था। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों के सम्मान करता था। उसे अपने समय के महान विद्वान को गजनी की एकत्रित किया था। उसकी दरबारी इतिहासकार उत्बी था। याद रखिएगा, गजनी का जो था दरबारी इतिहासकार जो था उत्बी था। उसने किताब उल यामनी तथा तारीख है यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? उत्बी ने की थी। किसके शासनकाल में था? गजनी के शासनकाल में। गजनी के दरबार में जो था उत्बी नामक एक विद्वान था, इतिहासकार था, जो किताब उल यामनी तथा तारीख है यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान जो कि अलबुर्नी, जो कि तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस का कवि उजारी, खुरासनी विद्वान तुसी और उनसूरी विद्वान असजदी और फारकूसियस प्रमुख व्यक्ति थे। याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त जो थे गजनवी के दरबार में ज्योतिष और संस्कृत के भी उच्च कोटि के विद्वान थे, जिसमें कि अलबुर्नी, जिसने तारीख ए सुब्तगीन, और लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, जिसे अलबुर्नी को लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस कवि उजारी, खुरासनी विद्वान तुसी और उनसूरी विद्वान असजादी और फारकुसियर प्रमुख व्यक्ति थे। अब आगे शाहनामा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। याद रखिएगा, शाहनामा का जो ये इतिहास की मध्यकालीन इतिहास की एक प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। शाहनामा की लेखक की बात की जाए तो यह फिरदौसी है। यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसके पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। शाहनामा फिरदौसी को जो है पूर्व के होमर की उपाधि भी दी जाती है। याद रखिएगा, किसको? फिरदौसी को। उनकी किस रचना के कारण? शाहनामा रचना के कारण उन्हें पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। आगे है फरिश्ता। 1560 से 1620 ईस्वी में तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी है।
इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। याद रखिएगा, ये फरिश्ता जो है, तारीख़ ए फरिश्ता, फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। किसने? फरिश्ता ने लिखी है तारीख़ फरिश्ता किताब या गुलशन इब्राहिम नामक किताब लिखी है। फरिश्ता, ये तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम जो है फरिश्ता के द्वारा लिखा गया था। फरिश्ता का पूरा नाम जो था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारीख़ फरिश्ता बीजपुर के शासक जो इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था। और ये फरिश्ता बुक जो था वह किस पर आधारित था? बीजपुर के शासक जो थे इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था। अब आगे, मोहम्मद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार जो कि अलबुर्नी थे, 11वीं सदी में भारत आया था। याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबुर्नी आया था जो कि 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद के तत्कालिक भारत और सामाजिक संस्कृति स्थिति की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, इस तरह सवाल भी पूछे लिया जा सकता है कि भारत की सामाजिक और संस्कृति स्थिति की जानकारी किस किताब से मिलती है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलबुर्नी के द्वारा मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबुर्नी था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुराण का सबसे प्रथम अध्ययन करने वाला मुसलमान अलबुर्नी था। उसका जन्म जो है, अलबुर्नी का जन्म जो हो 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा अर्थात प्राचीन ख्वारिज देश में का रहने वाला था। अलबुर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसकी ज्ञान और रुचियों के व्याप्त जीवन के अन्य क्षेत्र तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और उनके संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसे ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वाल्मीकि की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबुर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। ये भी एक महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है अलबुर्नी की अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। याद रखिएगा, तहकीक ए हिंदी की जो है अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद करने वाला एडवर्ड साची था। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। अगर वही बात की जाए, अलबुर्नी के द्वारा तहकीक ए हिंद की रचना को हिंदी में अनुवाद करने वाला रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी किए थे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ जो चांदी के सिक्के जो थे महमूद गजनवी के द्वारा ही जारी किए गए थे। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित था। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा अर्थात देवनागरी लिपि था। सिक्के के मध्य भाग के संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्तमेकम मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो कि 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जो है भारत के गुजरात राज्य पर आक्रमण किया था, किंतु मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय ने अपनी योग एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया था। याद रखिएगा, 1178 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन किंतु उस समय मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय ने अपनी योग और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में
अबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे हरा दिया था। यह गोरी का भारत पर पहली पराजय था। और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। उसके आगे क्या है कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है, पराजय हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है मोहम्मद गोरी। फिर एक साल के बाद 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजय के बाद में मुस्लिम की शक्ति की स्थापना हुई। मुस्लिम की शक्ति की स्थापना का श्रेय यहीं से जाता है। 1192 ईस्वी में तराइन की जो द्वितीय युद्ध हुई थी, इसमें मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और यहाँ से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है भारत में। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसके आगे 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित करके चंदावर के वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। चंदावर जो है वर्तमान समय की बात करें जो फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा लिखा हुआ है। गोरी के विजय अभियान के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोरी के विजय अभियान के बाद जो 1194 ईस्वी में जयचंद्र को हराकर चंदावर के युद्ध में, उसके बाद गोरी के विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में जो है इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत को विजित भागों में प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य के लिए गोरी ने एक साधारण दास इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 ईस्वी में 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार विजय की तथा नालंदा विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया। याद रखिएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि बिहार और बंगाल को जीतकर उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार पर विजय प्राप्त की और नालंदा एवं विक्रमशिला विद्यालय को उसने तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन थे। बंगाल के शासक जो थे उस समय लक्ष्मण सेन थे। वह बिना युद्ध किए ही और लक्ष्मण सेन जो थे बिना युद्ध किए ही भाग निकले। तुर्की सेना की राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ले ली। वही कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। उसने क्या किया, इख्तियारुद्दीन ने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्क द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति का जन्म दे दिया। इस तरह से हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ से आगे का जो होगा वो MCQ होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सेकेंड वेब में इसका MCQ भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। इस पर कंटिन्यू इसका सीरीज आते रहेगा और आप लोग कमेंट और लाइक करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना।